ओपेनहाइमर ने अपनी जिंदगी में कारनामे तो बहुत से सर अंजाम दिए थे, लेकिन इनको इतिहास में हमेशा फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के तौर पे याद रखा जाएगा। 1904 में पैदा हुए और सिर्फ 18 साल की एज में केमिस्ट बनने का ख्वाब इनको हार्वर्ड ले गया। एडमिशन मिलते ही ये बीमारी की वजह से पूरा एक साल क्लासेस ज्वाइन ना कर सके, लेकिन फिर भी 4 साल की डिग्री इन्होंने सिर्फ 3 सालों में ही कंप्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ साथ इनका फिजिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था। हार्वर्ड से फारिग होने के बाद थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च के लिए जर्मनी की गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में चले गए और सिर्फ 23 साल की एज में ये पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे। उनकी नेचर थी कि वो किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, बस अपनी रिसर्च पे ही इनकी ज्यादा अटेंशन हुआ करती थी। वो वापस यूएस आए और दोबारा अपनी रिसर्च में लग गए। यहाँ तक इनका एटॉमिक बॉम्ब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन फिर यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और उसने चंद जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाने का टास्क दिया। अब यहाँ एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। जी हाँ, आइंस्टाइन ने हिटलर का ये खतरा भांप लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को एक लेटर लिखकर कहा कि हमें भी इस तरह का वेपन तैयार करना चाहिए, वरना कल को हिटलर हम पर हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का लेटर पढ़कर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरन एक्शन लिया और यूएस मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। इस मशहूर जमाना प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ऐसा माना जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब शायद कभी बन ही नहीं पाता अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर ना लिखते। खैर, अब होना तो ये चाहिए था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए यूएस आर्मी आइंस्टाइन को ही चुनती, क्योंकि उन्होंने ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और यूएस आर्मी को ये शक था कि शायद आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहा है। इसी वजह से प्रोजेक्ट मैनहट्टन की सरबराही ओपेनहाइमर के सुपुर्द कर दी गई। ओपेनहाइमर आइंस्टाइन के व्यूज से काफी इत्तेफाक करते थे और वो भी ये चाहते थे कि अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब बना लेना चाहिए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसको लॉस एलमोस कहा जाता है। यूएस गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट पे बेतहाशा पैसा बहाना शुरू कर दिया। 1945 के दौर में इस प्रोजेक्ट पे टोटल 2 अरब यूएस डॉलर्स का खर्चा किया गया था। अमेरिका की हिस्ट्री में ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन इस राज को संभालना यूएस मिलिट्री के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। लॉस एलमोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे टोटल 1,30,000 वर्कर्स काम करते थे। इन लोगों को बड़ी जांच पड़ताल के बाद चुना गया था ताकि प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी खबर बाहर की दुनिया को मालूम ना पड़ सके। इनमें साइंसदान, टेक्नीशियंस और रिसर्चर्स समेत लोअर स्टाफ भी शामिल था। सबको ये डायरेक्शंस दी गई थी कि प्रोजेक्ट के हवाले से वो किसी को कुछ ना बताएं, हत्ता कि अपनी फैमिलीज को भी नहीं। यहाँ कोई भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं जानता था। सबको एक जाली नाम दिया गया था और प्रोजेक्ट साइट का ये रूल था कि अगर किसी का असली नाम लीक हुआ तो उसको सजा दी जाएगी। यहाँ लेटर्स आते थे लेकिन फेक एड्रेस पे। वो एड्रेस था पीओ बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक कि ऑफिशियल लेटर्स में सिटी नेम भी मेंशन नहीं किया जाता था। लेटर्स की सेंसरशिप के लिए यहाँ सेंसर डिपार्टमेंट पहले तमाम लेटर्स को खोल के पढ़ता था और उसके बाद वो आगे भेजा जाता था। इसी तरह यहाँ से भेजे जाने वाले लेटर्स भी पहले पढ़े जाते थे। प्रोजेक्ट साइट के अंदर आने के लिए सख्त सिक्योरिटी रखी गई थी। वर्कर्स एंट्री पास के बगैर ना अंदर जा सकते थे और ना ही एग्जिट पास के बगैर यहाँ से बाहर निकलना मुमकिन था। यहाँ तक कि लॉस एलमोस में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में भी सिटी नेम नहीं बल्कि सिर्फ पीओ बॉक्स 1663 लिखा होता था। ये सब सिर्फ इस वजह से किया जा रहा था ताकि एटॉमिक बॉम्ब से जुड़ी कोई भी छोटी सी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। ओपेनहाइमर प्रोजेक्ट मैनहट्टन से पहले ही न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है। कुदरत में पाया जाने वाला सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम के एक एटम में 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनको अगर मिला लें प्लस कर लें तो यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास सामने आता है जो है 238।
اب سائنسدانوں نے کئی ایکسپیریمنٹس اور ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اگر یورینیم 238 کو ایک خاص پروسیس سے گزارا جائے تو اس میں سے یورینیم 235 نکلتا ہے، اور یہ انتہائی ان اسٹیبل ایلیمنٹ ہے۔ یعنی اگر ایک نیوٹرون کو اس نئے یورینیم 235 کے ساتھ کولائڈ کروایا جائے تو یورینیم اسپلٹ ہو جاتا ہے اور ناقابل یقین مقدار میں انرجی پیدا کرتا ہے۔ اسپلٹ ہوتے ہی نئے نیوٹرونز نکلتے ہیں جو دوسرے یورینیم 235 ایٹم سے ملتے ہیں، اور یہ ری ایکشن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ یہ سارا چین ری ایکشن صرف چند مائکرو سیکنڈز کے اندر اندر پورا ہو جاتا ہے، اور سارے ری ایکشنز کا نچوڑ ہمیں ایک زوردار دھماکے اور انرجی ریلیز کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ایک نیوکلیر بام کو نارمل ٹی این ٹی بام سے کمپیئر کیا جائے تو یہ ہاتھی کو چونٹی سے ملانے جیسا ہی ہوگا۔ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ 1 کے جی ایٹامک بام 3500 کے جی ٹی این ٹی بام کے برابر ہے۔ یعنی لٹل بوائے بام جس نے پورے ناگاساکی کی دھجیاں بکھیر دی تھیں، اتنی ہی تباہی ٹی این ٹی بام سے کرنی پڑتی تو امریکہ کو حیرت انگیز طور پہ 1.5 کروڑ کے جی وزنی ٹی این ٹی بام گرانا پڑتا۔ یہ اتنا زیادہ وزن ہے کہ آج کے دور میں بھی کوئی جہاز اس کو نہیں اٹھا پائے گا۔ ایٹامک بام میں یورینیم کو استعمال کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ یورینیم ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہی مائن کیا جا سکتا ہے۔ ریسرچرز نے یورینیم کی ٹکر کا ہی ایک نیا ایلیمنٹ بنایا جو نیچرل بھی نہیں تھا اور جو یورینیم 235 سے بھی زیادہ ان اسٹیبل تھا۔ یہ ایلیمنٹ تھا پلوٹونیم 239۔ امریکہ کو پروجیکٹ مین ہیٹن پورا کرنے کی بہت زیادہ جلدی تھی، کیونکہ ایک طرف تو ورلڈ وار 2 چل رہی تھی، دوسری طرف امریکہ کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں جرمنی ان سے پہلے یہ بام نہ تیار کر لے۔ آخر کار 16 جولائی 1945 کو دنیا کا پہلا ایٹامک بام تیار ہو چکا تھا، اور اب باری تھی اس کو ٹیسٹ کرنے کی۔ جب اس کو ڈیٹونیٹ کیا گیا تو اس کی شدت دیکھ کر پوری دنیا chances with ICICI Prudential Gold ETF. Log into your DMAT account, search for ICICI Gold, place your purchase order and you're done. जब गोल्ड ETF की बात चलेगी, ICICI पे ही आके रुकेगी। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जो खौफ ज़दा हो गई। ओपेनहाइमर समेत दूसरे साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे वो खुद भी इस हथियार से खौफ ज़दा हो गए। ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाला ये पहला हथियार था जो अब इंसानों के हाथ लग चुका था। इसके इंसानियत पर क्या असरात बर्पा हो सकते हैं ये जाने बगैर अगले ही महीने अमेरिका ने इसको जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे इस्तेमाल कर डाला। इन दोनों हमलों में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे। 6 दिनों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और यहीं पर हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का दी एंड। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि ओपेनहाइमर के कारनामों की वजह से अमेरिका इनसे बहुत खुश हुआ होगा और इनको नोबेल प्राइज देगा, पर ऐसा हरगिज नहीं था। ओपेनहाइमर ने शुरुआत में बहुत अफसोस का इजहार किया, क्योंकि उनकी इस क्रिएशन की वजह से लाखों इंसानों की जान जा चुकी थी। इस वाक़े ने उनको अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था और उन्होंने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया। अगर वो चाहते तो अमेरिका की ये ताकत मिनटों में कहीं और भी शिफ्ट कर सकते थे। इसी वजह से ओपेनहाइमर अब यूएस का एक बहुत ही नाजुक असासा साबित हुए और अमेरिका की मुख्तलिफ एजेंसीज ने ओपेनहाइमर पर नजर रखना शुरू कर दी। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने अचानक एटॉमिक बॉम्ब्स के धमाके दुनिया को सुना दिए। टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी, लेकिन हुई कहां से इसका अंदाजा अमेरिका को नहीं था। सबका शक ओपेनहाइमर पर गया, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड भी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और उनकी बीवी भी पहले कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा रह चुकी थी। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन के साथ काफी क्लोज टाइज हुआ करते थे, पर खुद ओपेनहाइमर को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ओपेनहाइमर और स्टेट सीक्रेट्स के दरमियान अब एक पर्दा डालने का हुक्म दिया। एक इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें ओपेनहाइमर पर सोवियत का एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया। वो अपने बयान पे डटे रहे कि उनका कम्युनिज्म और सोवियत के साथ कोई लिंक नहीं है। किसी के पास कोई सबूत भी नहीं था, लेकिन फिर भी फैसला उनके खिलाफ ही आया। जो एक वक्त ताकतवर साइंसदान का दर्जा रखते थे, उनको मिनटों में जलील करके उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और प्रोजेक्ट के सारे राइट्स छीन लिए गए।
البرٹ آئنسٹائن سمیت سائنٹیفک کمیونٹی نے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ اگلے کئی سال اوپن ہائمر خاموشی سے زندگی گزارتے رہے اور گورنمنٹ پروجیکٹ سے دور ہی رہے۔ پھر قریب 7 سالوں کے بعد 1961 میں جان ایف کینیڈی امریکن پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے اوپن ہائمر کو آفر دی کہ وہ ایک نیا فری اینڈ فیئر ٹرائبونل بنائیں گے جس سے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس دوبارہ سے واپس مل سکتی ہے، لیکن اس بار اوپن ہائمر نے انکار کر دیا۔ جان ایف کینیڈی جانتے تھے کہ وہ بے قصور ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اوپن ہائمر کو امریکہ کا سب سے بڑا سائنٹیفک ایوارڈ بھی دیا، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اوپن ہائمر کو کینسر ڈائگنوز ہوا اور 1966 میں وہ چل بسے۔